अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। आपने ये लफ्ज़ तो बहुत दफ़ा सुना होगा कि और हम बहुत दफ़ा बात करते हैं कि एनवायरनमेंट लेकिन कभी हमने सोचा कि एनवायरनमेंट होता क्या है? अगर हम इसकी स्पेसिफिक डेफिनिशन देखें तो एनवायरनमेंट एक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो जिनका फ़र्क पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज़्म के ऊपर या इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अगर हम अब बेहैसियत इंसान देखें तो सारी वो चीज़ें जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, जिसके बीच में हम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो सारे जो अब आसपास के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और दूसरे सारे फैक्टर्स हैं, उन सब का हमारी जिंदगी पर फर्क पड़ता है, हमारे रहने सहने पर फर्क पड़ता है, और इसी सारे एक सम को एनवायरनमेंट कहा जाता है। और अगर हम इसको साइंस के हवाले से देखें तो एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर एस्पेक्ट्स व्हिच इंक्लूड एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ये 4 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, और इन 4 कंपोनेंट्स के अंदर एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ज़मीन है, जो प्लैनेट है हमारा, वो तकरीबन 4 तरह के सब सिस्टम में डिवाइडेड है, जिसको के कहा जाता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें जैसे ज़मीन, पानी, हवा और इसके अंदर जो रहने वाली चीज़ें हैं वो सब की सब आ जाती है। तो देखिए, तो अगर 4 ही चीज़ें हैं आपके पास। पहली जो 3 चीज़ें हैं जैसे कि बायोस्फेयर को छोड़ के, सो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, दिस इज नॉन लिविंग, ये लिविंग थिंग्स नहीं होती, जबकि बायोस्फेयर इज द ओनली स्फेयर के जहाँ पे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर, जिसको आपने बहुत दफा सुना होगा ये नाम, एटमॉस्फेयर को हम दूसरे तरीके से देखें तो सिर्फ हम इसको हवा के तौर पर भी देख सकते हैं, जो कि गैसेस और वेपर्स को मिलकर बनी हुई है। तो हवा एक इस तरह का एक स्फेयर बनता है कि जमीन के इर्द गिर्द उसने एक हल्का बनाया हुआ है, और वहां पे वो ग्रेविटी की मदद से वहां पे अपनी जगह पे रहता है, और बहुत सी चीजों से एटमॉस्फेयर जो है वो जमीन को बचाता है, और एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस और वेपर्स के होने की वजह से जमीन पे लोग जिंदा रह सकते हैं। उसमें जितने भी केमिकल्स हैं हवा के अंदर, वो इस तरीके से रहे गए हैं कि वो इंसानों को हार्मफुल इफेक्ट की बहुत सी दूसरी चीजों से बचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन की जो एक तय है, वो जो सूरज की किरणें हैं जमीन पर पड़ती हैं, और उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं लोगों पर, उसको कम करती हैं, बचाती हैं। और इसी तरह से बहुत सी दूसरी सारी चीजें। एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो बना हुआ है तकरीबन ऑल 5 लेयर्स के साथ, तो हम उस पर तो इस वक्त बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर वो लेयर्स कौन सी हैं। और सबसे ज्यादा ये इसमें जो गैसेस हैं, सबसे ज्यादा तादाद में जो गैस है वो है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21%, जिसको कि हम सब लोगों को हमें चाहिए होती है कि जिसको जिंदा रहने की और के लिए। और उसके बाद argon is another gas which is present and 0.9% available in the environment. एटमॉस्फेयर के बाद जो दूसरा स्फेयर है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर या वाटर स्फेयर ऑफ अर्थ। तो हमें पता है कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो ये हाइड्रोस्फेयर जो है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि जमीन के अंदर किसी भी जगह पर पाया जा सकता है, फिर वो इंक्लूड करता है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, या जो वेपर्स की शक्ल में है या बादलों में चला जाता है, ये किस तरीके से उसका साइकिल चलता है, उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद का जो है लिथोस्फेयर, जिसका मतलब कि जमीन का जो जमीनी पोर्शन है, जहाँ पे और रॉक्स और दूसरी चीजें आ जाती हैं, आउटर क्रस्ट जो है जमीन का, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। इसकी भी बहुत सारी तहें कही जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि इस पे हम रॉक्स और ये दूसरी सारी चीजें, अर्थ का पार्ट, जमीनी हिस्से को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है वो है बायोस्फेयर। ये वो चीज है जिसमें कि सारी लिविंग थिंग्स रहती हैं। ठीक है, लिविंग लाइफ रहती है, वो लाइफ किसी भी तरीके की हो सकती है। तो उसमें अगर हम देखें तो लाइफ अगर सरफेस के ऊपर है या सरफेस के नीचे, वो एक हद तक ही इस तरीके से देखते हैं। तो इन दिस बायोस्फीयर ब्लेंड्स इनटू अदर थ्री स्फीयर्स। बायोस्फीयर का बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप है बाकी सबके साथ। अगर आप देखें, द रेंज ऑफ बायोस्फीयर इज थॉट टू बी रफली 20 किलोमीटर और 12 माइल्स फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो किसी भी हाईएस्ट पॉइंट से उसकी 20 किलोमीटर या 12 माइल्स तक उसकी इसकी रीच है। और अगर उसको जनरली स्पीकिंग देखा जाए तो जमीन के ऊपर जो लाइफ है वो आप ये देखते हैं कि 500 मीटर्स या 1640 फीट बिलो सी लेवल तक होती है।
या 6 किलोमीटर भी या 3.75 माइल्स अबव ओशन लेवल पर होती है। तो इसी जगह पर बायोस्फीयर रहता है कि जिसमें आपकी तमाम तरह की जिंदगी जिसको आप कह सकते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, इंसेक्ट्स हो, या कोई भी तरह की लाइफ है, पौधे हैं, कोई भी चीज है, वो इस बायोस्फीयर के जगह पर रहती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 3 पोर्शन जो स्फेयर्स हैं, 3 हिस्से जो एनवायरनमेंट के हैं, 3 पोर्शन जो एनवायरनमेंट के हैं, 3 स्फेयर्स जो एनवायरनमेंट के हैं, वो एबायोटिक हैं, जिसका मतलब कि वो फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं, जैसे हवा, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, सनलाइट या बाकी सारी चीजें, उसमें जिंदगी नहीं है। जबकि बायोटिक एक वो स्फेयर है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, जिंदा और फल फूल सकते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स इनको हम कहते हैं। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर्स देखें तो वो सारी चीजें जो जिंदा रहती हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स वो सारी चीजें जो जिंदा नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। एनवायरनमेंट को डिवाइड करने का या समझने का एक और तरीका ये भी है कि हम इसको डिवाइड करते हैं बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। बायोफिजिकल एनवायरनमेंट में हमारी मुराद ऐसी सारी चीजें हैं कि जो लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे जमीन, हवा, पानी, प्लांट्स, एनिमल, बिल्डिंग्स या बहुत सी दूसरी ऐसी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी सारी चीजें जो कि हमें जिंदा रहने की वजह प्रोवाइड करती हैं। दीज आर कॉल्ड बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इंसानों की जिंदगी के लिए, उनकी अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए। और इसी वजह से एनवायरनमेंट का आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता है। और आपने सुना भी होगा कि अगर एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द का क्लीन नहीं हो तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती और आपकी हेल्थ पर बुरे असर पड़ते हैं। दूसरी चीज आ जाती है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी वो सारी चीजें आ जाती हैं कि जिसमें आप सोशली रहते हैं, आपके सोशल रिलेशनशिप, आपकी कल्चरल सेटिंग, आपकी आदतें, त्यौहार, बाकी सारी चीजें जो आप कर रहे होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारे लेबर लॉज और बाकी सारे लॉज और वो चीजें, असूल, कवानीन, पॉलिसीज जो हमने बनाई होती है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, वो सब के सब भी सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, और इसका मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन जिसके अंदर लोग कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, कितनी रिसोर्सेज को यूज करते हुए किस तरह से रह सकते हैं और उसका उनकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। और फाइनली साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन अवर लाइफ एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो सारा है कि जिसके इमोशनल अटैचमेंट्स हमारी होती हैं, साइकोलॉजिकल चीजों पे जो हमारे असर पड़ता है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे हम, अगर आप देखें कि किसी जगह बहुत स्ट्रेस होगा तो आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा बुरे असरात उसके पड़ते हैं और आप अच्छे तरीके से नहीं रह पाते। तो अगर हम एनवायरनमेंट में देखें तो आप ये देखें कि आप इस एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिवाइड करें या स्फेयर्स के हिसाब से देखें, तमाम ही तरह से एनवायरनमेंट का इंसान की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर या बाकी सारी चीजें मुख्तलिफ तरीके से हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, इनका एक बैलेंस में रहना, साफ सुथरा रहना, अच्छा रहना हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है, और इनका उस बैलेंस से हट जाना हमारी जिंदगी के लिए खराब है। अनफॉर्चुनेटली इंसान इन्वायरमेंट में रह के, इन्वायरमेंट के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन में उसको कहीं ना कहीं से बिगाड़ता रहता है और उसके बैलेंस को खराब करने का जरिया बनता है, जिसकी वजह से फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू होती हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा पानी की कमी और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि इंसानों की वजह से पैदा हुई हैं, क्योंकि इंसानों ने इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करने की मुस्तकिल कोशिश की। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको फायदा दी हो, आपको काम आई हो और आपके फायदे के लिए हो। और आगे जो हम दूसरी चीजें देखेंगे, वाटर, सैनिटेशन और बाकी सारी चीजों के हिसाब से, तो आपको उनकी मदद से इन्वायरमेंट के बारे में ज्यादा सुनने और समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद अदर्स। थैंक यू।